नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से आप सभी के बीच में हम आ लौटे हैं अपने खबरों के पिटारे के साथ, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली में लाल किले पर किस तरीके की 15 अगस्त को लेकर जो तैयारियां हैं वो हैं, तो वहीं आपको लखनऊ की विधानसभा का भी पूरे तरीके से दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं आपको बताएंगे कि चमोली में किस तरीके से स्तब्ध करने वाला टनल हादसा हुआ है, और जाते जाते आपको इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी जानकारी देंगे। तो बिना किसी देरी के प्रज्ञा शुरुआत करते हैं खबरों की। बिल्कुल, तो दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जो हैं वो अपनी अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए तो लगातार निगरानी में जुटी हुई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरे तरीके से जो है बंदोबस्त किए गए हैं। तो वहीं लाल किले की और जाने वाले रास्ते पर भी सुरक्षा जांच को बढ़ा दिया गया है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के एंट्री और एग्जिट समेत चेकिंग को लेकर विशेष इंतजाम भी प्रज्ञा किए गए हैं। बिल्कुल, और वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले में सजावट और तैयारियों का भी काम तेजी से चल रहा है। सुरक्षा कर्मियों से लेकर प्रशासनिक टीमों तक सभी एजेंसियां अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रही है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और इसके लिए मंच से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक हर स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए आजादी के जश्न से पहले लाल किला पूरी तरह से साफ तौर पर देखिए नजर आ रहा है कि तैयारियां पूरे तरीके से बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं। तो वहीं सुरक्षा एजेंसियों की प्रज्ञा बात की जाए तो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जिस तरीके से कल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ऐसे में प्रधानमंत्री जो है वो लाल किला पहुंचेंगे, वहां से वो जनता को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में तैयारियों को लेकर जो इस वक्त हम विजुअल्स देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं जो निकलकर सामने आ रही है, उसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से लाल किले को पूरी तरह से सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है निकिता पूरे राजधानी यानी दिल्ली में किया गया है। बिल्कुल प्रज्ञा, आपने बिल्कुल बेहद ही अहम बात हमारे दर्शकों को बताई है, क्योंकि हाथों में तिरंगा और दिल में हमारे तिरंगे के लिए सम्मान, ये साफ तौर पर इन विजुअल्स के माध्यम से हम आप दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि 15 अगस्त को लेकर इंडिया गेट से लेकर लाल किले तक तमाम जगहों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से सतर्क हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम टुकड़ियों को पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया है। और प्रज्ञा, एक और अहम बात है कि इस बार जो है तमाम बैंड्स जो हैं वो अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त को जैसा कि आप सभी को भी जानकारी होगी कि 15 अगस्त को लेकर तमाम दिनों पहले से ही जो व्यवस्थाएं हैं उनको शुरू कर दिया जाता है। बिल्कुल निकिता, आपने बहुत सही बात कही कि इस बार जो बैंड है वो अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने वाले हैं, एक अनोखे अंदाज में वो जो है वो नजर आने वाले। क्योंकि निकिता, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है हम 15 अगस्त को देखते हैं कि जब से 2014 से लेकर प्रधानमंत्री जो है अलग अलग पगड़ी के साथ नजर आते हैं और उसकी भी तैयारियां जो है अभी से शुरू कर दी गई है। इस बार भी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है यही देखना होगा है कि प्रधानमंत्री जो है इस बार किस कलर में आते हैं, किस तरीके से वो अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए निकिता, तो उसके पुख्ता इंतजाम जो है वो दिल्ली में कर दिए गए। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, कल 15 अगस्त है और ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और लाल किले की अभी किस तरह की तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है? तस्वीर को लेकर हम अरविंद के पास दोबारा से पहुंचेंगे। तो प्रज्ञा, देखिए जिस तरीके से जो पूरी तरीके से राजधानी इस समय तिरंगे के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है, अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर बैंड्स की तमाम तैयारियों की बात हो, हर कोई जो है 15 अगस्त के दिन के लिए बेहद ही उत्साहित नजर आ रहा है। और प्रज्ञा, देखिए आपको यह भी जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा को भी शुरू कर दिया गया। तो एक बार फिर से हम चलते हैं अरविंद की ओर, जहां लाल किले के पास से ही सीधा अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, साझा करें। 15 अगस्त को लेकर लाल किले पर प्रधानमंत्री कल तिरंगा फहराएंगे। उससे पहले दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था वो तगड़ी की गई है। खासकर लाल किले के आसपास का जो इलाका है उसमें हाई जोन उसको तब्दील किया गया है। सीआईएसएफ के साथ कई पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया है और
और साथ ही साथ ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको भी इसमें बदलाव की गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली हमारे पीछे जो लाल किला है जिसे तिरंगे से ढका गया है, और यहाँ पर जो सुरक्षा जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। यहाँ पर सीआईएसएफ के अधिकारियों को लगाया गया, पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई अनहोनी न हो, क्योंकि कल प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तगड़ी की गई है। बात करें ट्रैफिक तो ट्रैफिक में हरियाणा और यूपी से जो भी गाड़ियां आएंगी वो ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं। काफी कई पुल को भी बंद किया गया है, वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। खासकर लाल किले इलाके में भारी वाहनों की जो आवाजाही पर उसे पाबंद कर दिया गया। आज 11 बजे रात से सभी चीज बंद हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली जो पुलिस है काफी एक्टिव दिख रही है। सीआईएसएफ को लगाया गया है और लगातार यहाँ के जो कमिश्नर है लाल किला की गश्ती कर रहे हैं कि कोई भी तरह की किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो। इसको लेकर जो भी आम लोग हैं यहाँ घूमने आते हैं उन्हें उनकी बाइक की भी जांच हो रही है। बिल्कुल अरविंद, अगर प्रस्तुति की बात की जाए, उनकी तैयारियों की बात की जाए तो वो किस तरह से की जा रही है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन उसे लेकर सामने आ रहे हैं? देखिए, तैयारियों को लेकर जो व्यवस्था की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जो दिल्ली से गाजियाबाद या फिर नोएडा से जो दिल्ली की ओर जो गाड़ियां आती हैं उन्हें किस तरह से हमें रूट को चेंज किया है। साथ ही हरियाणा से भी जो भारी वाहन आएंगे उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो लाल किले में जो तैयारियां की गई है सरकार की तरफ से, खासकर जो यहाँ पर झांकियां निकलती हैं उसको लेकर भी व्यवस्था की गई है कि किस तरह से झांकियां निकलेगी, आम लोगों के लिए कौन से बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ जो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अरविंद, अब इंतजार है कल का कि किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है। तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, बेहद ही सुंदर जो उत्साहित तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। जैसा कि हमें अरविंद ने भी जानकारी दी कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है, तमाम टुकड़ियां जो है वो लगाई गई है ताकि किसी भी तरीके की जो चूक है वो ना हो सके। बिल्कुल निकिता, क्योंकि देश में जो स्वतंत्रता दिवस है वो बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है, ऐसे में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो इसका पूरा ध्यान जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो लगातार जो है प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव बोर्ड में निकिता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं निकिता, 15 अगस्त से पहले देशभक्ति का रंग जो है वो लखनऊ के विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा पर जश्न की तैयारियां जो है वो पूरी तरह से नजर आ रही है। हाथों में तिरंगा, दिल में देशभक्ति का नारा लिए हुए लोग जो है वो पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने जैसा कि अभी तस्वीरें दिखाई थी आप सभी को कि लाल किले की प्राचीर पर इस समय इस जो पूरा परिसर है वहां किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, तो वही अब हम आपको लखनऊ की ओर लेकर चलेंगे और जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके के भव्य तरीके से जो कार्यक्रम है उनकी तैयारियों को शुरू किया जा रहा है। प्रज्ञा, ये तस्वीरें जो है वो लखनऊ के विधानसभा की है, जहां आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको नजर आएगा तिरंगे के रंग में पूरे तरीके से जो परिसर है वो रंगा हुआ नजर आ रहा है। तमाम कार्यक्रम जो है वो होने हैं और जिसको लेकर तैयारियों की बात की जाए तो बेहद ही उत्साहित माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक आप देखेंगे रेड कारपेट आपको नजर आएगा, तिरंगे के जो सुंदर रंग हैं वो आपको नजर आएंगे। बिल्कुल निकिता, 3 रंग में रंगा हुआ ये पूरा परिसर जो है वो नजर आ रहा है। विधानसभा की बात की जाए तो जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं निकिता, विधानसभा के ऊपर भी तिरंगे की वो 3 कलर को दिखाया गया है। पूरे परिसर को जो है तिरंगे के रंग में सजाया गया है। और कल क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाएगा, उससे पहले जो तैयारियां हैं निकिता वो पूरी तरह से नजर आ रही है। उत्साहित जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी नजर आ रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है, अलर्ट मोड पर पूरी प्रशासनिक अधिकारियां जो है वो नजर आ रहे हैं। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, कल स्वतंत्रता दिवस है लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं उसको लेकर जो है उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और विधानसभा की अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां विधानसभा में देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल प्रज्ञा, कल स्वतंत्रता दिवस है, उसी कड़ी में लखनऊ के विधानसभा पर यहाँ पर भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर तिरंगे से सजाया, लखनऊ के विधानसभा पर यहाँ पर भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर तिरंगे से सजाया गया है पूरा विधानसभा और पूरे मार्ग को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर लगातार यहाँ पर
जो तिरंगे से लगातार सजाया जा रहा है, जो बाहर से तमाम सारे, चूँकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर संबोधन करेंगे, साथ में जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। दूसरी तरफ जो जनता आएगी उसके बैठने की यहाँ पर तमाम सारी व्यवस्था की गई है ताकि उनको बैठने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो अगर बात की जाए भव्यता की, तो भव्यता के बारे में लगातार एक जो विधानसभा मार्ग है यहाँ पर इसको पूरी तरीके से यहाँ पर सजा दिया गया है। तो सामने दिखाना चाहेंगे विधानसभा है जिसके ऊपर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से तिरंगा सजाया गया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मनोरम दृश्य है। और ऐसे में अगर बात की जाए आम जनमानस की, तो आम जनमानस भी इस मौके का इंतजार कर रहा है कि कल स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी कड़ी में यहाँ पर तमाम सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और कल जो जनता आएगी उनके बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो, आकर के यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से लोग मना सके। तो इसी कड़ी में कुल मिला के अगर बात की जाए विधानसभा की, तो यहाँ पर भव्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर एक और बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हो जाती है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं? बस देखिए निकिता, बिल्कुल अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। चूँकि कल ये विधानसभा मार्ग बंद रहेगा, इसके डाइवर्जन किया गया है। तो ऐसे में लगातार ये भी कहा जा रहा था कि भारी संख्या में फोर्स तैनात करी जाएगी ताकि किसी प्रकार के जो बाहर के जो भारी वाहन उनको आने नहीं दिया जाएगा, जो व्हीकल्स है उनको नहीं आने दिया जाएगा। तो ऐसे में लगातार सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से लगातार हर जगह पर कैमरे लगाए गए हैं जिनकी लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो उसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था भी भारी संख्या में फोर्स तैनात करके उसको पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल बसंत, आप नजर बनाए रखिएगा। अब कल देखना होगा कि किस तरह की तैयारियों का असर जो है वो कल स्वतंत्रता दिवस में देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो निकिता, जैसा हमने देखा कि दिल्ली में भी लाल किले को पूरी तरह से सजाया गया है, वहीं लखनऊ में भी विधानसभा को जो है वो पूरी तरह से तिरंगे के रंग में सजाया गया है। बिल्कुल प्रज्ञा, आप खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां इस वक्त की अहम खबर यह है कि एक ऐसा फैसला जिसने कि हर किसी का ध्यान अपनी और केंद्रित कर लिया है। सवाल यह है कि ममता दीदी की सरकार ने जिस बीजेपी सांसद को भंग विभूषण से सम्मानित किया था और उसी को सम्मान अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने वापस क्यों ले लिया है? बिल्कुल निकिता, दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज उर्फ नागेंद्र राय को ममता बनर्जी की सरकार की ओर से भंग विभूषण सम्मान दिया गया था, लेकिन अब राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह सम्मान उनसे वापस ले लिया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि अनंत महाराज खुद बीजेपी के सांसद है और राज्य सरकार भी बीजेपी की है। ऐसे में पार्टी ने उनकी तरफ से ये जो अधिकार है वो क्यों लिया है, दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सांसद अनंत महाराज उर्फ नागेंद्र राय को ममता बनर्जी सरकार की ओर से दिए गए भंग विभूषण अवार्ड को अब बीजेपी सरकार ने वापस ले लिया है। बड़ी बात यह है कि अनंत महाराज खुद बीजेपी के सांसद हैं और सरकार भी राज्य में बीजेपी की है। ऐसे में अवार्ड का वापस लेना चर्चा का विषय बना हुआ है। शुभेंदु सरकार ने यह फैसला अनंत महाराज की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के बाद दिया है। अब राज्य सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए। ये सब आई वॉश है। दीदी ने उनको दिया था भंग भूषण, वो वापस ले लिया। अभी का जो गवर्नमेंट है वो तो उनका पार्टी, ये तो उनका पार्टी का इशू है क्योंकि उनके पार्टी के एमपी ये सब बोल रहे हैं। तो उनकी पार्टी की तरफ से उनको जो राज्यसभा मिला उसमें तो कोई आसान नहीं पड़ा। तो ये सब आई वाश है, वो उसका मामला, हमारा कोई लेना देना नहीं। वो करने दीजिए। क्या दीदी करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होश में कुछ नहीं है, वो होश में और नहीं आएंगे यार। उनको जब आएंगे वो जब पावर से चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा, उसके बाद वो होश में आएंगे क्या क्या गलती किया है। एक समीक भट्टाचार्य ने बोला है नेताजी का अगेंस्ट में, कुछ कर नहीं सका, वो कुछ करने नहीं सका, एक स्टेटमेंट में दे नहीं सका। जबकि सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने अनंत महाराज के बयान की निंदा की और उनकी सांसदी तक रद्द करवा देने की मांग की है। दो लीडर, दो व्यक्ति ने असम्मान किया है, समीक भट्टाचार्य जी
जो राज्यसभा के सांसद है बीजेपी का, और नगेंद्र राय थे, वो भी राज्यसभा के सांसद है। तो इसको राज्यसभा से निकालना चाहिए, तुरंत निकाल देना चाहिए, और पार्टी से भी इसको निकालना चाहिए, तब जाके प्रॉपर एक्शन होगा। ये लोग को दिखाने के लिए ये तो समझ जाएगा, ये लोग समझ जाएगा कि ये भाजपा ये सही काम नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, ये फिर और ज्यादा नुकसान हो जाएगा पार्टी का और सरकार का। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज को दिए गए बंग विभूषण सम्मान को रद्द करने का फैसला हालिया घटनाओं और परिस्थितियों का हवाला देते हुए लिया है। राज्य सरकार के मुताबिक ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आपको बताएं तो राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने हाल ही में दावा किया था कि भारत के आजादी के संग्राम में नेताजी की कोई भूमिका नहीं थी और उन्होंने आजाद हिंद फौज का गलत इस्तेमाल किया था। उनके इसी बयान के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। बहुत अच्छा लगा हमें। गवर्नमेंट हम मेरे लिए इतना जो अच्छा सोच दिया था, मैं सोचा भी नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ। तो ममता बनर्जी के हाथ तक कोई अवार्ड मिला? हाँ, तो ममता पश्चिम बंगाल का सीएम मैडम हमें अपने हाथ से अवार्ड दे दिया। और आपने कभी सोचा था कि ये अवार्ड मिल सकता है? नहीं, मैं सोचा भी नहीं था, कभी सोचा नहीं था। और आपको जिस कारण ये अवार्ड मिला उसके बारे में, उस बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। आपका जो मेमोरीज है उस बारे में कुछ बताइए। नहीं, इसमें मैं हिंदी कविता लिखते थे। हाँ, अभी भी लिख रहा हूँ। और अधिकारी दर्शन ज्योति एक किताब लिखा जिसमें हमारे सारे राजवंशी समाज का वो जो विवाह है, श्राद्ध है, अन्नप्राशन है, पूजा पार्वण है, ये वही बुक से होता है, अधिकारी दर्शन ज्योति से होता है। और कामता काव्य लिखा और एक संगीत का किताब लिखा। हाँ, और मैंने बहुत सारे बच्चे को 75 बच्चे को मैंने लॉयर बनाया और 40-50 बच्चों को मैंने IAS IPS करने के लिए कोचिंग कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेनर कर रहा हूँ। ममता बनर्जी से कोई बातचीत हुआ कुछ आपका? नहीं, बातचीत नहीं हुआ। और एक सवाल जो अभी खड़ा हो रहा है कि कितना चांसेस है कि आप क्या तृणमूल जा रहे हैं? TMC ज्वाइन करने का कोई चांसेस है आपका? मैं कौन सा पार्टी में ज्वाइन किया? कोई पार्टी में ज्वाइन किया क्या? नहीं किया। तो अभी कोई चांसेस है क्या? मुझसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो निकिता, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस फैसले के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, अब इस फैसले के बाद पार्टी कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं। क्या पार्टी सांसद होने के बावजूद भी अनंत महाराज को इस बयान के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ये सम्मान वापस ले लिया है? देखिए, इसको दो तरह से हमको देखना चाहिए, क्योंकि एक तो स्वतंत्रता सेनानी को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी पर को लेकर सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है और उनसे जो बंगाल का सर्वोच्च जो सम्मान है, भंग भूषण सम्मान, उसे शुभेंदु अधिकारी ने वापस लिया है। उनका साफ तौर पर मानना है कि जो भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारी दल का हो या फिर विपक्ष का ही क्यों ना हो, यदि स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करते हैं तो उन्हें उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, पंडित नेहरू हो या फिर महात्मा गांधी हो, यदि इन व्यक्तियों का कोई अपमान करता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हमारे किसी भी दल का नेता हो या अधिकारी हो या फिर आम ही लोग क्यों ना हो। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, आजादी को लेकर बहुत कुछ किया है और वैसे व्यक्तियों पर टिप्पणी करना सही नहीं है। अब ऐसे में अनंत महाराज ने जो टिप्पणी की थी वो किस संदर्भ में की थी, उनके तरफ से अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है। लेकिन इसी साल फरवरी में 2026 में जब वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, उस समय उन्होंने यह सम्मान उन्हें दिया, भंग सम्मान उनको दिया था। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से उन पर कार्रवाई करके उनका जो सम्मान है, यह भी कहा जा सकता है कि शुभेंदु सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है कि कोई भी हो लेकिन कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे नेता हो, विधायक हो या सांसद हो। कहा जा सकता है क्या अरविंद? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है कि चाहे नेता ही क्यों ना हो या फिर अधिकारी ही क्यों ना, चाहे आम लोग,
यदि स्वतंत्रता सेनानी पर किसी भी तरह का कोई भी टिप्पणी सोशल मीडिया पर या फिर वीडियो बनाकर किसी भी तरह का वो प्रतिक्रिया अपना देता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि यदि बंगाल में किसी भी स्वतंत्रता सेनानी पर कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करेगा उस पर हमारी सरकार है वो कार्रवाई करेगी। अब ऐसे में अब सबसे बड़ी सवाल है कि जब अनंत महाराज से जब सम्मान वापस लिया गया है उनके तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी कि आखिर आपका जो सम्मान क्यों लिया गया है, उस पर आप पार्टी के हाईकमान को शिकायत करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो जब वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो साफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, अब देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो है इस मामले को लेकर सामने आती है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा, चाहे वो उसी पार्टी का क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शुभेंदु सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि सभी के लिए कानून एक समान है और कानून के समक्ष आने वाला चाहे विधायक हो, सांसद हो या फिर बीजेपी का कोई बड़ा नेता हो, लेकिन कानून सभी के लिए एक समान है। खबर उत्तराखंड से है, जहां आपको बता दें कि मायापुर में स्थित THDC के निर्माणाधीन टनल में मलबा और पानी भरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, जानकारी ये सामने आ रही है कि टनल के अंदर 22 लोग फंस गए थे। राहत और बचाव अभियान के दौरान अब तक 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 3 लोगों की तलाश जो है अभी भी जारी है। बिल्कुल, और देखिए इसमें जानकारी यह भी सामने आई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF, SDRF और ITBP के जवान समेत पुलिस और विशेषज्ञों की टीम भी लगातार जुटी हुई है, जहां टनल के अंदर रेस्क्यू के लिए 6 बचाव कर्मियों के भी जो सुरक्षित बाहर होने की जानकारी अभी तक प्रज्ञा साझा हुई है। बिल्कुल निकिता, हादसे में 7 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है, जबकि घायलों का अस्पताल में जो है वो इलाज जारी है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, अभी की ताजा अपडेट इस मामले में क्या है? अभी भी ये कह सकते हैं कि जो 3 लोग अंदर लापता हैं उन लोगों की खोजबीन वहां पर जारी है। टनल में कह सकते हैं कि जो मलबा है और जो पानी है वो भारी तादाद में वहां पर भरा हुआ है। ऐसे में जो रेस्क्यू अभियान है उस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाने में ढेरों परेशानियों का सामना राहत जो बचाव की एजेंसियां हैं उनको वहां पर करना पड़ रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू अभियान है उसको कंप्लीट करने का वहां पर किया जा सके, और जो लोग 3 अभी भी लोग लापता वहां पर मजदूर बताए जा रहे हैं उनकी खोजबीन वहां पर जल्द से जल्द वहां पर की जा सके। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, जैसे जैसे वहां पर परिस्थितियां विकट बनती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो चुनौती है टनल के भीतर वो और बढ़ती हुई वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जहां से ये भू धसा हुआ था, जहां से मलबा आया था टनल के भीतर, वहां पर अभी भी ये कह सकते हैं कि मलबा आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जो पानी जो टनल के भीतर जो पानी भरा हुआ है उस पानी को निकालने का काम वहां पर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि जो रेस्क्यू अभियान है उसको युद्ध गति से और आगे वहां पर बढ़ाया जा सके। अभी ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो वहां पर स्थलीय निरीक्षण वहां पर किया गया था, जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनको निर्देश देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर किया गया, और एक कोशिश वहां पर की जा रही है कि जो 3 लोग लापता हैं उनको जल्द से जल्द किया जा रहा है। इन 3 मिसिंग लोगों की जो जानकारी अब तक वहां पर निकल कर सामने आई, उसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड के ये मजदूर अभी भी वहां पर बताए जा रहे हैं। जिन 3 लोग जो मिसिंग हैं इनकी संख्या वहां पर 3 है। कल जैसे घटना घटी थी तब से लेकर अब तक के अपडेट में ये कहा जा सकता है कि 22 लोगों में से 19 लोगों को वहां पर बाहर निकाल लिया गया था, और 19 में भी ये कह सकते हैं कि 12 मजदूर जो घायल हैं उनका अस्पताल में लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर पूरे तरीके से जो संज्ञान लेते हुए नजर आए। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रेस्क्यू अभियान जो है वो पूरे युद्ध स्तर पर जारी है, जहां जैसे कि अभय जी ने भी जानकारी दी कि उनकी ओर से बताया गया कि 22 लोग जो है वो टनल में फंसे हुए थे, 19 को निकाल लिया गया है, लेकिन 3 जो अभी बाकी हैं उनको निकालने के लिए, उनको खोजने के लिए लगातार SDRF समेत NDRF और ITBP के जवान युद्ध स्तर पर कार्य कर। बिल्कुल, और निकिता इसी पर CM धामी का भी प्रतिक्रिया सामने आया, चलिए दर्शकों को सुनवा देते हैं। कि कल जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है।
अस्पताल में, और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। NDRF भी है, STRF भी है, ITBP के लोग भी हैं, उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, क्योंकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जा रही है। सर, कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी जो मिसिंग अभी कुल 22 लोग बताए थे और उसमें से 19 लोग आ गए हैं, जिसमें से कुछ लोग क्योंकि नहीं बच पाए और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। उनको ठीक प्रकार से ठीक करने के लिए हर तरह के जितने भी संसाधन हो सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। अंदर कितने लोगों को फंसे जो अंदर जिनका रेस्क्यू होना है? नहीं, 3 लोगों के बारे में ऐसी सूचना मिली है। बाकी क्योंकि एकदम से हादसा इतना अचानक हुआ है कि उसमें स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी जब थोड़ा पानी भी उसमें से बाहर निकल पाएगा। और कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस पर पूरी जानकारी दी और हर संभव उन्होंने भी सहायता का आश्वासन दिया था। रात को चूँकि वो बार बार इसकी चिंता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार की तरफ से सहयोग हो, सहयोग किया जाए। सर, टनल में कल शाम को एक सूचना मिली कि मलबा और पानी आने के कारण कुछ मजदूर अंदर रह गए हैं। तत्काल हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची और लोकल स्तर पर भी बड़ा सहयोग रहा लोगों का। हेमकुंड साहिब जाने वाले जो लोग थे श्रद्धालु, उन्होंने भी सहयोग किया, स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया और NDRF, SDRF सबने सहयोग किया। 22 लोग टनल के अंदर थे। 22 में से 12 लोग ऐसे हैं जो घायल अवस्था में, जिनको रेस्क्यू करके ऑपरेशन करके बाहर निकाला। उसमें से एक को छुट्टी दे दी। 11 अभी विभिन्न हॉस्पिटलों में उनका इलाज हो रहा है। 7 की कैजुअल्टी हुई है और 3 अभी लापता है। जिन 7 की कैजुअल्टी हुई है उन 7 में से उत्तर प्रदेश के 3 हैं, उत्तराखंड के 2 हैं और छत्तीसगढ़ के 2 हैं। जो 3 लापता हैं अभी उसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के हैं। एक झारखंड का, 2 छत्तीसगढ़ के। हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जल्दी ही हम जो 3 लापता है उनको ढूंढ निकालेंगे। जिस तरीके से घटनाक्रम घटा है, ऐसा लगता है पहले भी सुरक्षा के मानकों में कुछ लापरवाही बरती गई थी क्या? अभी भी तो एक जांच का विषय है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो बड़ा गंभीर विषय भी है, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी जो हमारे 3 लापता है उनको रिकवर करने की। सर, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे, आप यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से अभी लोगों के लिए कहेंगे ताकि लोग पैनिक ना हो इन चीज़ों पर? सभी से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री सुबह ही वहाँ पहुँच के घटनास्थल पर, और यहाँ से पूरा कंट्रोल रूम में हमेशा 24 घंटे 24x7 कंट्रोल रूम में सब लोग काम कर रहे हैं। मैं परसों को फिर पूरी स्थिति में क्या हुआ है बाई कार में भी जा रहा हूँ, लेकिन हमारे सारे अधिकारी, हमारे सचिव, सारे अधिकारी लगे हुए हैं। सारी रात कंट्रोल रूम में सभी लोग बैठे रहे यहाँ पर और खुद मुख्यमंत्री जी कंट्रोल रूम में रहे, चीफ सेक्रेटरी सभी लोग रहे। मैं समझता हूँ कि जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है जल्दी उसमें सफलता मिले। बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने साफ तौर पर कहा कि जो चमोली की जो घटना घटी है उस पर पूरी तरह से सरकार नियंत्रित में है और अभी कोशिश ये की जा रही है प्राथमिकता दृष्टि से कि जो लोग लापता हैं उन लोगों को खोजा जाए और उनको भी बचाने का प्रयास यहाँ पर किया जाए। कैमरामैन सुनील आजाद, इंडिया वाइज, देहरादून। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के रचनात्मक अधिवेशन के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला। बिल्कुल, राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस इन दोनों नेताओं को इस्तीफा देने तक सोने नहीं देगी। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस का मुकाबला ऐसे लोगों से है जिन्हें भारत की परंपरा की कोई जानकारी नहीं है। इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, चलिए दिखाते हैं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित हुए कांग्रेस के रचनात्मक अधिवेशन में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हम इन दोनों को इस्तीफा देने तक सोने नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से है जिन्हें भारत की परंपरा की कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति को भी टारगेट किया और कहा कि पता नहीं किसने इनके दिमाग में डाला कि विदेश नीति का मतलब नेताओं से गले लगना है। राहुल गांधी ने आगे कई और बातें भी कही। अब एनडीए नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं और उन्हें मानसिक रोगी तक करार दे दिया है। राहुल गांधी का आज का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, कठोर निंदनीय है। ऐसे लग रहा है कोई मानसिक रोगी कैसे बयान दे सकता है, वैसा बयान दिया है। राहुल गांधी शुड सीक मेंटल मेडिकल हेल्प। मानसिक रोग का इलाज कराना चाहिए। दुर्भाग्य है कि देश को कांग्रेस पार्टी ने एक मानसिक रोगी एलओपी दिया है। देखिए, राहुल गांधी का एक्शन ये प्रूव करता है कि उनका मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। ये प्रोफेशनल एनार्किस्ट का बिहेवियर है। जो प्रोफेशनल एनार्किस्ट इस देश के लोकतंत्र पर अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है, एंड दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट व्हाई राहुल गांधी इज अनफिट टू बी इन पब्लिक लाइफ, बिकॉज ही बिहेव्ड लाइक अ क्राउन प्रिंस, नॉट लाइक अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? पहले कहा बहस तैयार हैं, फिर कहा इस्तीफा दीजिए, फिर कहा नीट पर बात करिए, फिर कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। अब जो अमित शाह ने कहा कि मैं 24 घंटे बैठ के हर कुछ पर बहस करने को तैयार हूं, तो एकाएक कहे अमित शाह इस्तीफा दे। तो राहुल गांधी जी ना बहस के लिए तैयार है, ना संसद के लिए तैयार है। मैं उनको एक ही बात कहूंगा, राहुल गांधी, देश आपकी उद्दंडता और अनुशासनहीनता से नहीं चलेगा। देखिए, जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। बहरहाल राहुल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी राहुल गांधी से मर्यादा और पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए तू तड़ाक जैसे शब्दों की घोर निंदा कर रही है। दरअसल राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस अधिवेशन में पीएम मोदी की विदेशी दौरे, विदेश नीति, ईरान अमेरिका युद्ध, चीन अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे, नीट के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कई आरोप लगाए थे, जो कि अब चर्चा में हैं। लेकिन बीजेपी को राहुल गांधी के ये बयान बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे हैं। चलिए अब इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, जहां बलूचिस्तान के सुराब के गिदर इलाके में कथित पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक से अब बवाल मच गया है। बिल्कुल, स्थानीय रिपोर्टों और बलूच कार्यकर्ताओं के दावों के मुताबिक हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कथित पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक को लेकर बवाल मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को सुराब के गिदर इलाके में आम लोगों पर हवाई हमला किया गया। इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में 28 नागरिकों के मारे जाने की जानकारी दी गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में आंकड़े अलग अलग हैं और स्वतंत्र रूप से इनकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। स्थानीय रिपोर्टों और बलूच कार्यकर्ताओं के दावे के मुताबिक हमले में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़े पैमाने पर बमबारी के बाद
इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं। बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मीर यार बलूच ने दावा किया है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सुराब के गिदर इलाके में नागरिक आबादी को निशाना बनाकर भारी बमबारी की। हमले के बाद इलाके के अस्पतालों के आसपास भी सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों पर दबाव बनाया जा रहा है और घायलों के इलाज में बाधा पैदा हो रही है। कुछ लोगों की मौत समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने की वजह से भी हुई है। हमले के बाद ड्रोन और गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके के ऊपर लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं बलूच यकजेहती कमेटी यानी BYC के नेता सबिहा बलूच ने इस घटना को लेकर पाकिस्तान की सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सबिहा बलूच के मुताबिक प्रभावित इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और बचाव दल, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस तथा पत्रकारों की आवाजाही पर कथित तौर पर पाबंदी लगाई गई है। अगर प्रभावित इलाकों में मेडिकल और मानवीय सहायता पहुंचाने से रोका जाता है और स्वतंत्र तरीके से घटनाक्रम का दस्तावेजीकरण नहीं होने दिया जाता है तो यह बेहद गंभीर मानवाधिकार चिंता का विषय है। पत्रकारों, मेडिकल टीमों, मानवीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील है कि पीड़ितों तक तत्काल सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाए। बता दें, बलूचिस्तान लंबे समय से विद्रोह, अलगाववादी हिंसा और सुरक्षा अभियानों से प्रभावित हो रहा है। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और बलूच सशस्त्र समूहों के बीच लगातार संघर्ष होता रहा है। अभी हाल ही में 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जिसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से इन पर यह कायराना हमला किया गया। तो फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, जिसमें हमने जाना कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर के कोने कोने में किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं उत्तराखंड में टनल हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से संज्ञान लिया जा रहा है और जाते जाते आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बताया। तो फिलहाल खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।